नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मैं बसंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीयूईटी पीजी 2023 का फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक डिटेल्ड जानकारी आपको हम देने वाले हैं और पूरी की पूरी बातें बताएंगे कि क्या क्या है पूरे 827 पन्नों के नोटिफिकेशन में। ये सारी बातें बिल्कुल पुख्ता हैं और क्या बातें पुख्ता नहीं है इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा और वो ये है कि अगर आप सीयूईटी पीजी 2023 से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको देंगे सारी की सारी जानकारियां। एक चीज और बता देते हैं आपको, और वो ये है कि आपको अभी फॉर्म नहीं भरना है। कारण क्या है ये आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा, सारी बातें एक साथ आपको बतानी होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो आप अगर देखेंगे यहां तो यहां आपको पता चलता है कि ये जो नोटिफिकेशन आया था, सबसे पहले ये समझिए कि सीयूईटी का जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जिसका जो कोड है, टैगलाइन है, वो एक्सीलेंट इन असेसमेंट। ये जो है वो केवल एग्जाम लेती है और उसके थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन कराती है। तो एनटीए ने ये सोचा कि हम क्यों ना एक अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनका एग्जाम ले। एक हम एग्जाम ले लेंगे, उनको स्कोर कार्ड दे देंगे और आराम से वो जैसा मन करे जिस तरह से चाहे वो अपना एडमिशन ले सकती है। जैसे आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास सीयूईटी का सर्टिफिकेट है कि सर मेरे मेरे जो है वो 300 में से 225 नंबर किसी फलाना सब्जेक्ट में है। ठीक, ये कौन देगा? एनटीए देगा। बस इतना ही काम है एनटीए का। उसके बाद आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो भी आप चूज करेंगे कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, वहां जाकर के दिखाएंगे कि देखिए सर मेरे पास ये नंबर है, क्या आप मुझे एडमिशन देंगे, आपकी क्राइटेरिया क्या है। वो कहेगा कि हम जो है वो 210 से ऊपर वाले बच्चों को ले रहे हैं, तो वहां पे आपका एडमिशन संभव हो जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? आइए आगे हम समझते हैं कि कल जो है 20 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सीयूईटी का फुल फॉर्म है, जिसके अंतर्गत सीयूईटी मतलब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सारे कंबाइन होकर के एक साथ आ गई हैं और उसका एग्जाम जो होगा वो सीयूईटी के थ्रू ही होगा। ठीक है, सारी बातें एक एक करके पूरी बात बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, ये मैंडेटेड बाई, ये जो एनटीए है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी द्वारा मैंडेट किया गया है। इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ये सारे जो है वो इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं सीयूईटी पीजी के एग्जाम में। ठीक है, जो भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है और सारी चीजें, जो भी सीयूईटी पीजी में एडमिशन चाहते हैं, वो सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए कि आप एक एग्जाम दीजिए और सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्या था, आपको जेएनयू का एडमिशन भी देना है, बीएचयू का एडमिशन देना है, एयू का खैर अलग है, जेएमआई का भी अलग है, डीयू का देना है। तो इन सब को मिलाकर के एक जो है एग्जाम होने वाला है, जिसके थ्रू आप आ करके सारी बातें जो है वो यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा पीपीटी है उसमें हम समझते हैं, स्लाइड जो है वो हमारा वो ये है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है और डेटिंग सिस्टम क्या है, इसके डेट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो ऑनलाइन जो सबमिशन होगा वो 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक जो है वो इसका 5 बजे तक आपका फॉर्म फिल होगा। लेकिन आप लोगों से बीएचयू वाले द हिस्टोरी का ये अनुरोध करता है कि फॉर्म को अभी सबमिट मत कीजिएगा, फॉर्म फिल मत कीजिएगा। रजिस्टर करना हो तो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक जानकारियां वहां चाहिए होती है। रजिस्टर करके आराम से बैठ जाइए। फॉर्म भरने के लिए सारी जानकारी अभी धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फॉर्म आ जाते हैं उसके बाद हम आपको साझा कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल है, यानी अच्छा खासा समय हमारे पास बचेगा, हम आराम से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और करेक्शन फॉर्म जो है, जो भी आपने गलतियां की होंगी फॉर्म में, वो आपको 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक आप उनको सुधार सकते हैं। एनटीए का जो एडमिट कार्ड आएगा एग्जामिनेशन का वो जल्द ही बताया जाएगा, ये ऐसा लिखा गया है। एग्जामिनेशन डेट भी, क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशन डेट थी वो 1 जून से 10 जून बताई गई थी, लेकिन अब उसको कोई अभी यहां साझा नहीं किया गया, कह दिया गया कि बाद में हम बताएंगे।
ड्यूरेशन आपको पता ही है, 75 क्वेश्चंस होते हैं आपके डोमेन के मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं, और साथ में 25 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं जनरल एप्टीट्यूड से, जो इंग्लिश और सारी चीजें जो आती हैं उसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अंडरटेक द करेक्शंस वेरी केयरफुली, नो फर्दर चांस ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड। जो भी आप गलती करेंगे उसको बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना नहीं होगी, इसलिए अगर आप अपना नाम भर रहे हैं, पिताजी का नाम भर रहे हैं, इनको बहुत ही सावधानी से फॉर्म में भरिएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी स्कीम जो भी है वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है cet.nta.nic.in, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के थ्रू सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। बात आगे समझ में। आपके लिए एक हेल्प डेस्क है, वो है नंबर आपका 0114075900। इस पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानकारियां चाहिए हो, या हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 91429142719681, आप इस नंबर पे भी कॉल करके आप सारी जानकारियां ले सकते हैं। और अगर आपको इससे जानकारी नहीं मिलती है तो पीजी के लिए एक अलग से जो है वो एक एनटीए ने ईमेल आईडी बनाया हुआ है, और वो है cet-pg@nta.ac.in। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में समझेंगे। क्या है एग्जामिनेशन स्कीम? तो जी हाँ, ये जो एग्जाम होने वाला है और केवल वर्चुअल मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही होगा। बात आ गई समझ में। ये जो एग्जाम है वो सीबीटी ही होने वाला है, कहीं कोई पेपर का लेना देना नहीं, कहीं कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। सीयूईटी पीजी का पूरा एग्जाम सीबीटी बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, जो मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस एंड साहित्य पेपर्स, और बंचिंग लिस्ट आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और करेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। हाँ, यहां पर लिखा ये गया है कि अगर आप दोनों में से जो सही आंसर होगा, वो सही क्वेश्चन होगा, अगर कुछ हिंदी वाले में गड़बड़ी पाई जाती है तो इंग्लिश वाला जो है वो सही क्वेश्चन सही माना जाएगा। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होने वाला है। ये बात समझ में आ गई। एक चीज और बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो मैं कौन सा चूज करूं? तो मैं हर बच्चे को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई से भी हो, आप हिंदी ही चूज करें। इससे क्या होगा कि आपको पेपर दोनों मीडियम्स में मिल जाएंगे। अगर आप केवल इंग्लिश चुनते हैं, इंग्लिश मीडियम चुनते हैं, तो आपका पेपर केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। ये यूनिक बात है, इसको गांठ बांध लीजिएगा। आप अगर मीडियम हिंदी चुनेंगे तो आपका पेपर बाइलिंगुअल आएगा, अगर आप मीडियम इंग्लिश चुनेंगे तो आपका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में ही रहेगा। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ में आता कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो हिंदी वाला देख लीजिएगा, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो फिर भी नो इश्यूज एट ऑल। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे डेट अभी नहीं बताया गया, एग्जैक्ट डेट शिफ्ट जल्द ही बताया जाएगा। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो सीबीटी होगा, अभी आपको बताया गया। टाइमिंग जो होगी वो 2 स्लॉट में एग्जाम ली जाएगी। जैसा कि सीयूईटी यूजी की बात करें हम, ये अंडर ग्रेजुएट में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं सीयूईटी के थ्रू, उसमें 3 स्लॉट कर दिए गए हैं। कारण ये है कि संख्या बच्चों की बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पहला जो स्लॉट है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और दूसरा जो स्लॉट है वो है 3 बजे से 5 बजे तक। 2-2 घंटे का दोनों एग्जामिनेशन होगा। ये तो बात आगे समझ में। अब अगर बात करें हम कि पहले स्लॉट के लिए एंट्री कब शुरू होगी, तो 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक एंट्री होगी, और दूसरे स्लॉट के लिए 1 बजे से 2:30 बजे तक एंट्री चलती रहेगी। ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो 9:30 से 9:50 तक होगा, इसमें 2:30 से 2:50 तक होगा। कैंडिडेट्स लॉगिन आप कर सकते हैं 9:50 में और इधर 2:50 में। ठीक है, टेस्ट कमेंसेस जो है शुरू हो जाएगा आपको 12 बजे, और इधर 3 बजे, ये 12 और 5 बजे। ठीक, ये बात आगे समझ में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको आराम से 8:30 तक पहुंच जाना है अपने सेंटर पे। 10 बजे से एग्जाम शुरू होगी और 12 बजे खत्म हो जाएगा। उसी तरह से वहां पे अगर हम बात करें तो आपको लगभग 1:30 बजे तक पहुंच जाना है सेंटर पे। 3 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 5 बजे खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है, ये समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मार्किंग स्कीम, आहा हा, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या कहता है कि भाई साहब नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जैसा कि नेट जेआरएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे कितने भी हम तुक्के लगा ले कोई नंबर नहीं कटने वाले। लेकिन 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 सीयूईटी पीजी में आपको आपके जितने भी गलतियां रहेंगी उसके मार्क्स कटेंगे। और ये कैसे कटेंगे इसको थोड़ा सा आकर के देख लेते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो 4 मार्क्स कैरी करेंगे। लेट्स एज्यूम कि आपका 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 400 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, 400 मार्क्स का हो गया। बात आगे समझ में। इसमें क्या होता है, 100 मार्क्स में आपके 75 क्वेश्चंस रहते हैं जो डोमेन के और 25 क्वेश्चंस रहते हैं जनरल टेस्ट के। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो केवल और केवल डोमेन का चूज करती हैं। तो 75 का अगर है तो इंटू 4 करेंगे तो 300 में उनकी रैंकिंग बनेगी। जो बच्चे, अगर आप केवल हिस्ट्री का देना चाहते हैं, केवल ज्योग्राफी का देना चाहते हैं जेएनयू से, तो वो केवल और केवल आपकी मार्किंग बनेगी 300 में, यानी आउट ऑफ 300 आपको मार्क्स लाने होंगे। और जो जनरल पेपर होगा उसका 100 मार्क्स ऐड हो जाएगा, 25 इंटू 4 करेंगे तो ये 100 मार्क्स होगा। ये बात आगे समझ में। नेक्स्ट चीज समझते हैं। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। ये बात आ गई समझ में, यानी 1 मार्क्स आपका नेगेटिव है, -1 +4 होगा अगर सही करते हैं आप, और 1 गलत कर दिए तो आपका जो सही है उसमें से भी आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। लेट्स एज्यूम आप क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन सही करते हैं। 5 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो 5 चौके 20 यानी 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, जो छठा क्वेश्चन था वो आपने गलत कर दिया। ठीक है, जो गलत किया है आपने, अब यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या कि जो 20 आपने सही किया है उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा और आपके मार्क्स टोटल ओवरऑल बन के आएंगे 19। अनआंसर्ड ऑल अटेम्प्ट रिस्पॉन्स विल बी गिवन, नो मार्क्स, जो भी आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके कोई मार्क्स नहीं है। ये तो बच्चों वाली बात है। द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, एक ही आपको ऑप्शन चूज करना होगा। बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा जैसे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जो यूपीएससी में होता है वैसा कुछ भी नहीं है। हाउएवर आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस ऑफ, ये आंसर की के बाद का कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। जो भी आपका ड्रॉप होता है अगर उसको आप चूज किए रहेंगे तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, बस आप आंसर जो है वो सही वाला और वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स। अब फी डिटेल समझ लेते हैं कि कितना हमें पैसा देना होगा। इसके बारे में अगर हम जानने चले तो वो हमें पता चलता है कि फॉर्म का जब पहले सबमिशन क्या है, ऑनलाइन सबमिशन आप 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। 19 अप्रैल के रात 11:50 तक आप सक्सेसफुल पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट क्या है, तो जनरल के लिए अगर आप 3 पेपर चूज करते हैं, 3 पेपर चूज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज देने होंगे। आप एक चुने या 3 चुने, आपको 1000 रुपीज ही देने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए अगर आपका मन ना भी हो तो कोशिश करिए कि 3 सब्जेक्ट चुन लें, उनका एग्जाम दे आइए। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए सधाने हैं आपको ना। एक सब्जेक्ट देंगे या 3 देंगे, पैसा उतना ही लगने वाला। अधिक दीजिए, अधिक सधाइए, एक एक मास्क मिलेगा आपको। ठीक, यहां पर अगर आप देखेंगे कि उसके अलावा अगर आप चुनते हैं, जैसे एक एक सब्जेक्ट और बढ़ाते हैं, 3 के अलावा अगर 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, मैक्सिमम आप 7 पेपर दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको पर पेपर आपको 500 रुपीज जनरल के लिए देना होगा। यानी अगर आप चौथा चुनते हैं तो आपको 1500 रुपए, 5वां चुनते हैं तो 2000 रुपए, ऐसे करके वो एडिशन बढ़ता जाएगा। ये किसके लिए है, जनरल के लिए। ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए 3 पेपर के, और 400 रुपए पर पेपर बढ़ता जाएगा। 750 SC ST या थर्ड जेंडर के लिए, और 400 रुपए पर पेपर बढ़ता जाएगा। उसी तरह से पीडब्ल्यूबीडी, जो भी लोग फिजिकली वीक है उनके लिए 700 रुपए पर, मतलब हर 3 सब्जेक्ट के लिए, शुरुआती 3 सब्जेक्ट पेपर के लिए, और अंतिम आगे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे के लिए 400 रुपए ऐड होगा। फॉरेनर स्टूडेंट के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 5000, और 1500 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा लिए जाएंगे उन बच्चों के लिए अगर वो एक्स्ट्रा चूज करते हैं तो। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं आपको डाउट होना चाहिए। आप जैसे ही पेपर चुनते हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री चूज कर लिया है, उसका कोड है HUQP09, ठीक है, तो उसका एक पेपर आपको देना होगा, तो वो एक पेपर आपका माना जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे कॉमन, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि आप LLB का चूज करते हैं या बीएड का चूज करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भी हैं
जिनके कोड सेम है, तो उसमें क्या होगा कि आपका यहां पर एक ही चूज होगा, वो पेपर जो होगा वो एक ही चुना जाएगा। इसको मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, इसको थोड़ा समझा देता हूं आपको आराम से, ठीक है। HUQP09 ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री आपने चूज किया तो एक पेपर चुन लिया गया। उसके साथ आप चाहते हैं मास कॉम आप करना चाहते हैं, मास कॉम करना चाहते हैं, इसका कोई एक कोड होगा, वो हम आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके साथ LLB आप करना चाहते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए, ट्राई कर लीजिए। बीएड करना चाहते हैं तो इन तीनों चारों में से कोई एक चुन लीजिए अलग अलग, ठीक है। इन तीनों में से तीनों को चुन लीजिए। अब इन तीनों का भी पेमेंट जो होगा वो क्या होगा, आपका 1000 ही देना होगा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। लेकिन अगर क्या होता है कि मासकॉम और LLB दोनों का एक ही टेस्ट पेपर होता है। कुछ एक एग्जांपल ले लें, COQP कॉमन क्वेश्चन पेपर 06, कुछ एक एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। ये पेपर है, ये दोनों के लिए होता है, तो आपका टेस्ट पेपर एक ही माना जाएगा। टेस्ट पेपर आपके कितने हुए, 2 हुए, लेकिन आप पेपर कितने चुन रहे हैं, 3 चुन ले रहे हैं एक ही साथ, क्योंकि एक ही कोड पे 2 पेपर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और दोनों में आपके रिजल्ट बनेंगे, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। नोट, एन एप्लीकेशन कैन पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, जो भी है आप पेमेंट कर सकते हैं, GST उसी में एप्लीकेबल होगा। आर एडवाइज टू रीड पेमेंट इंस्ट्रक्शन, आप पढ़ लीजिए क्योंकि कोई गलती ना हो। An applicant can apply for 3 test papers by paying application fee mentioned above। 3 के लिए कर सकते हैं और फर्दर जो है वो 7 टेस्ट पेपर अप टू कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम और 4 आप चूज कर सकते हैं 3 के अलावा। टोटल टेस्ट पेपर आप कितने दे सकते हैं, 7, ठीक है। टेस्ट पेपर 7 दे सकते हैं, लेकिन जो पेपर्स की संख्या है वो 20 तक जा सकती है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, आगे थोड़ा सा और जिक्र करूंगा। पेइंग एडिशनल फी फॉर 500 रुपए जनरल, 400 रुपए ओबीसी और सारी चीजों के लिए, बाकी लोगों के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर आउटसाइड के लिए 5000 आपको लगेंगे और साथ में 1500 रुपए हो जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू, हाँ ये एक नया ऐप लॉन्च हुआ है CUET की तरफ से, यानी NTA की तरफ से, संदेश ऐप। इसका नाम है संदेश ऐप, SANDES। ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और इस पे आपके आगे के सारे नोटिफिकेशंस को भी, कोई भी जानकारियां होंगी, मॉक टेस्ट, इन सब चीजों को अवेलेबल कराया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है, इनके द्वारा किया गया है, आप इसको ट्राई करिए, देखिए कैसा ऐप है, कितना अच्छा है, इसको ट्राई करिए क्योंकि इस पे आपको सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। संदेश ऐप SANDES, इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम रिजर्वेशन की तरफ। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, CUET केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसी को फॉलो करता है और वही देने के लिए कहता है। लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक्स्ट्रा रिजर्वेशन लगाना चाहती है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो क्या कर सकती है, उन चीजों को अप्लाई कर सकती है। तो सिंपली आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे EWS कहते हैं, 10% का छूट जो है वो दिया जा रहा है, जो कि 17 जनवरी 2019 को बताया गया था। NCL OBC के लिए 27% की छूट है और साथ में यहाँ पर अब OBC के लिए जो NCL नहीं है उनके लिए क्या है वो सारी चीजें लिखी गई हैं। 27% OBC, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% की रिजर्व सीट रखी जाएंगी। और PW के लिए क्या है, PWD के लिए यहाँ पे 5% की सीट जो है वो रिजर्व है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। यहाँ पे कैंडिडेट्स विद लिस्ट 40% इंपेयरमेंट, ये PWD के लिए लिखा हुआ है, आपको जो भी उसके क्राइटेरिया रहती है वो 40% से अबोव होना चाहिए। जनरल EWS के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपका जो फॉर्म होना चाहिए, जो आपका सर्टिफिकेट है EWS सर्टिफिकेट, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। जो भी EWS का अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। और CUET-PG वी शुड बी इशूड ऑन आफ्टर, ये कॉन्सेस विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस, जो भी उसमें गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं उसके आधारित वो होना चाहिए, यानी मुखिया वगैरह का नहीं चलेगा, आपका स्टेट का और साथ में सेंट्रल वगैरह का दोनों का चल सकता है, ठीक है। EWS कैंडिडेट्स फेल टू सबमिट, अगर वो सबमिट करने में फेल हो जाते हैं, यानी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है उससे पहले, उससे बाद का, तो आप क्या कर सकते हैं कि एनेक्स्योर 1B, ये एक एनेक्स्योर है, इसकी PDF जो है वो हमने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से 1B डाउनलोड करिएगा, वहां पे सारे पड़े हुए हैं। एक 1A होगा, 1A का मतलब क्या है, वहां पे एक परफॉर्मा दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा। यानी अगर आपके पास अभी भी नहीं बना है तो उसको लेकर के जाइए, उसको सारी चीजें उसमें फिल करा लीजिए, ठीक है। अपना जहां भी फिल होता है, ब्लॉक में, एसडीएम के पास या कलेक्टरेट में, जहां भी, वो जाकर के फिल करा लीजिए। वो परफॉर्मा है, परफॉर्मा आपको डाउनलोड नहीं करना। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो 1B आप डाउनलोड करेंगे। इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है, खुद ही अपना फोटो लगा के, अपना नाम लिख के और साइन करके उसका फोटो खींच के जमा कर देना है कि यानी मेरे पास अभी नहीं है, जब एडमिशन के समय आता है तो उस समय मैं अपलोड कर दूंगा और मैं ईडब्ल्यूएस में हूं, ऐसा मैं बताना चाहता हूं। अभी मेरे पास नहीं है, मैं नया बनवा लूंगा, ठीक। यही कहना है एनेक्स्योर का, यानी डिक्लेरेशन फॉर्म का। फॉर कैंडिडेट्स जो भी ओबीसी के लिए करना चाहते हैं, वो उनको एनेक्स्योर 2A दिया हुआ है, जो परफॉर्मा है। यानी इस परफॉर्मा के अंतर्गत आपका फिल होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से हो तो कोई उस परफॉर्मा का मतलब नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं आप तो उस परफॉर्मा पर भी साइन करा के आप उसको जमा कर सकते हैं, वो भी मान्य होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का, तो आपको क्या करना है, एनेक्स्योर 1B जो है वो डाउनलोड करना है। हमारे पीडीएफ की लिंक जो है वो दी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। इससे रिलेटेड क्या है, ncbc.nic.in फॉर द लेटेस्ट गाइडलाइंस अपडेट्स अप लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज ओबीसी। अब ओबीसी का भी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, किसी स्टेट में जो है ओबीसी किसी जाति के नहीं होते, किसी जनरल में डाल दिया जाता है, किसी में एससी में डाल दिया जाता है। तो वो आप अपने राज्य में ओबीसी एनसीएल में आते हैं या नहीं आते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कुछ दिया गया है, बंचिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर किया गया है, यानी सारे क्वेश्चन पेपर्स को लगभग 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और उनका कोड जो है वो उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक। कुछ चीजें जो अभी मुझे फिलहाल याद आ रही हैं, जो है COQP। पहला क्या है, बंचिंग किया गया है, तो इसमें क्या लिखा गया है, COQP, ठीक है। यहां देखेंगे COQP, ये पहली बंचिंग है। एक बंच मतलब गट्ठा बना दिया गया है उसका एक साथ, इसका मतलब क्या है, कॉमन क्वेश्चन पेपर। दूसरा आपका आता है LAQP। LAQP, अब जितने भी आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे वो इसी पे ऐड होते जाएंगे। LAQP 01 ये इंग्लिश का है, LAQP 02 ऐसे करके धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा जितने भी पेपर्स होंगे। उसके साथ आते हैं तो आपका होता है आपका HUQP। अब पहले अगर आप देखेंगे तो PGQP करके ही सारे क्वेश्चन पेपर थे, लेकिन इस बार इसको 5-6 भागों में बांट दिया गया है। तो HUQP का क्या मतलब है, ह्यूमैनिटी क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ह्यूमैनिटी क्वेश्चन पेपर। उसके साथ अगर साइंस की बात करें तो SCQP, MSc वगैरह का जो भी आपको एग्जाम देना हो उसके क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे उसके कोड SCQP से रिलेटेड रहेंगे। एक और है वो है एमटेक का है, यहाँ पे देखेंगे SCQP, ACQP, ये आचार्य का है, शास्त्री वगैरह जो भी संस्कृत से करना चाहते हैं उनका ACQP है। एक एमटेक का है तो उनका शायद MTQP करके है, वो एमटेक का है, ठीक है, QP, ठीक। तो ऐसे करके 6-7 जो है वो बंचिंग की गई है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स हैं और उसके पैटर्न भी अलग अलग है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आने वाले वीडियोस में हम आपको देंगे, तो थोड़ा धैर्य से वीडियो देखते रहिए और आगे के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें हमने अलग अलग बंचिंग कैसे की हुई है, एक पेपर का क्या कोड है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज का है, इन सब के बारे में हम अलग से आपको डिटेलिंग कर देने वाले हैं, एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बंचिंग का समझ सकते हैं। आप देखेंगे पहला कॉमन है, कॉमन की बंचिंग की गई है। यहाँ पे क्या है, COQP एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का है। उसी तरह से आप देखेंगे कि बीएड अगर आप करना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में तो उसका कोड है COQP 04। अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हैं तो COQP 05। अगर आप साइंस से करना चाहते हैं तो COQP 06, ये है आपका बीएड का। उसके साथ अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो COQP 15 है, ठीक है। LLM करना चाहते हैं तो COQP 14 है आपका, ठीक। इस तरह से अलग अलग जो है वो यहाँ पर कोर्सेज की बंचिंग की हुई है और कॉमन में कुछ ये पेपर्स थे, इसके अलावा भी और पेपर्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा जो बंचिंग है वो लैंग्वेज की बंचिंग है। यहाँ पे LAQP जो है वो इंग्लिश 01 इंग्लिश की है, LAQP 2 जो है वो हिंदी की, संस्कृत की 3 है,
इसी तरह से अगर यहाँ पे आएंगे तो गुजराती की 13, इसी तरह से अलग अलग पूरा यहाँ पे मणिपुरी का 24 और भी अलग नीचे में लैंग्वेज का दिया हुआ है। साइंस का देख लेते हैं बच्चों। साइंस का बहुत बोलते बोलते एकदम, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सारी बातें हम यहाँ रखेंगे। आते हैं हम साइंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे SCQP 14 जो है वो जियोलॉजी का है, जियोफिजिक्स का SCQP 15 है। अगर आप लाइफ साइंस या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करना चाहते हैं तो SCQP 17 है। SCQP 02 है एग्रो फॉरेस्ट्री का, एग्रीकल्चरल साइंस का है SCQP 01, ऐसे करके बायोकेमिस्ट्री का 0.SCQP 05 है। तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको SCQP के अंतर्गत लाया गया है। ठीक, ये बात आगे समझ में। नेक्स्ट बंचिंग की तरफ चलते हैं और वो है ह्यूमैनिटीज का। ह्यूमैनिटीज में अगर आप देखेंगे तो HUQP 01 ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का है। जो भी AIHC से बच्चे करना चाहते हैं वो इस कोड का ध्यान रखेंगे। उनका कोड क्या है? HUQP 01। एंथ्रोपोलॉजी से अगर करना चाहते हैं तो HUQP 02, अप्लाइड आर्ट्स का है 03, उसी तरह से आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स का है HUQP 04। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का दिख जाएगा HUQP 09 और ज्योग्राफी का दिख जाएगा HUQP 08। ठीक है, इसी तरह से नीचे में और भी पॉलिटी और सबके वीडियोस आपको दे दिए जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हर एक बंचिंग पे हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। एमटेक का मैं बता रहा था, एमटेक और हायर साइंस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो MTQP 01 से इससे शुरू होता है। और आचार्य की अगर बात करें तो ACQP से शुरू होता है, जिसमें शिक्षा शास्त्री, बीएड, एमएड, आगम, उसके बाद बौद्ध दर्शन, इन सब का अलग अलग कोड दिया हुआ है। आपको जिस भी कोड से एडमिशन लेना है आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात अभी की। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी तक की जो भी इस नोटिफिकेशन में बातें थी वो लगभग मैं आपको बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर एवं सुस्पष्ट हो गई होंगी। लेकिन अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9142719681। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस जो है वो यहाँ पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं फॉर्म से रिलेटेड। और अगर आप हमारे से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास कोर्सेस है। प्रारंभ बैच जो है हमने कल ही लॉन्च किया है। इस पर हम आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री, AIHC और पॉलिटी की तैयारी कराने वाले हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि प्ले स्टोर पे जाकर के BHU वाले ऐप डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप अलग क्वेश्चन पेपर कोई चाहते हैं जिसकी तैयारी हम कराएं या टेस्ट सीरीज लाएं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अंतिम एक और अपील करूंगा कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी PDF हैं अगर आपको उसका लाभ उठाना है तो लाभ उठा सकते हैं। मैं बसंत लेता हूं अलविदा। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।